हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग फिर प्रीपोजिशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। प्रीपोजिशन का अब तक शायद 6 से 7 रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो ये है, ये प्रीपोजिशन का 5वां लेक्चर है, पार्ट 5 है। इसमें स्टार्टिंग से हम लोग देखते जाएंगे, जैसा पहले रीजन के साथ हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, हर क्वेश्चन को बना रहे थे, तो फिर आज हम लोग उसी तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका इसमें सबसे फर्स्ट यूज में पढ़ाने जा रहा हूँ, यूज ऑफ हैं और कहाँ करते हैं। तो आपको पता होगा, आप पहले जूनियर क्लासेस में पढ़े भी होंगे कि विद का प्रयोग साथ साथ के अर्थ में होता है। अगर शुद्ध हिंदी में इसको देखा जाए तो शुद्ध हिंदी में विद का मतलब क्या होता है? के साथ साथ। अब इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिससे क्या और क्लियरेंस होगा। तो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को थोड़ा देखें वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, ये क्वेश्चन सही है या गलत है। पहले आप इस चीज को देखें। तो कहता है प्लीज वेट अ मिनट, थोड़ा देर इंतजार करो, आई एम कमिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तो यहाँ पे विद का मतलब क्या है? साथ चल रहा हूं। ठीक है, तो हम इस रूल में फर्स्ट केस में देखते हैं, विद का सबसे फर्स्ट केस यही है कि जहां पे साथ साथ का अर्थ हो तो वहां पे हम लोग विद का यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह से दिया हो, अब इस तरह से दिया हो, he went to शिमला with his wife, वह अपने पत्नी के साथ शिमला गया। तो यहाँ पे भी विद का मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो विद का मतलब है वो साथ के अर्थ में। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग जहाँ पे विद का प्रयोग करते हैं तो वहां पे साथ साथ के अर्थ में करते हैं। ये केस नंबर फर्स्ट ऐसा कहता है। या ऐसे बोलेंगे इस चीज को कि व्हाट में कम आई एम विद यू। व्हाट में कम का मतलब क्या है? व्हाट में कम का मतलब चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो कहने का मतलब है कि हम इन तीनों सेंटेंस में केवल एक ही चीज को देख रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, के साथ साथ। अब हम केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। अब केस नंबर सेकंड को देखें। केस नंबर सेकंड कहता है विद टचिंग इंस्ट्रूमेंट और नोट, या विद टचिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब औजार को टच करने के साथ। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? औजार। अब उसके सेंस में है, और यहां से क्वेश्चन जनरली विद का आता है। अब जो हम विद का यूज पढ़ने जा रहे हैं वो विद का क्या है? एक इंपॉर्टेंट यूज हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर विद से क्वेश्चन आना होगा किसी एग्जाम में, आप कंफर्म हो जाए विद का इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, विद टचिंग सरफेस या विद टचिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। पहले इसके पहले हम कुछ बताना चाहेंगे आपको कि जब हम लोग लगातार 3 ऑब्जेक्ट को आपस में टच करते हैं, जब हम किसी काम को करने के लिए जब लगातार 3 ऑब्जेक्ट को हम आपस में टच करते हैं तो उस केस में हम लोग विद का यूज करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको हम क्या बताना चाहते हैं। और जब हम 2 ऑब्जेक्ट को केवल टच करेंगे आपस में तो वहां पे बाय का यूज करते हैं। ये केवल विद के साथ वैलिड है। आप दोबारा देखें कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम 3 ऑब्जेक्ट को लगातार एक ही साथ टच करेंगे किसी काम को करने के लिए तो वहां पे विद का यूज करेंगे। और जब 2 ऑब्जेक्ट को टच करेंगे, 2 वस्तु को टच करेंगे तो वहां पे हम बाय का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ऐसे लिखना हो, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखना हो, आई राइट अ पेन, सपोज
आई राइट अ पेन, सपोज मुझे, हम इसकी बात करते हैं, सपोज ये चौक की बात करते हैं, सपोज मुझे चौक से अगर बोर्ड पे लिखना होगा तो सबसे पहले चौक के कांटेक्ट में मुझे आना होगा। जब तक मैं चौक को नहीं टच करूंगा तब तक मैं बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा। तो हमने चौक ले लिया, तो एक चौक, एक मैं, दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में, तीसरा बोर्ड। अब मुझे बोर्ड पे कुछ भी लिखना है तो तीन ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में है, पहला बोर्ड, दूसरा चौक, तीसरा मैं। तो जब तीन ऑब्जेक्ट आपस में टच में होगा तो वहां पे हम विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल ये है, he killed a bird he killed a bird dash an arrow। एक क्वेश्चन ये है, he killed a bird an arrow, वह पक्षी को तीर से मारता है। अब यहाँ ध्यान दे क्या है, यहाँ पे एक चीज है कि सपोज मान लें कि एक पेड़ है और यहाँ पे पक्षी इसके बीच में यहाँ बैठा हुआ है। मान लें एक पेड़ है, एक पक्षी यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो यहाँ से तीर को छोड़ता है और तीर जाकर किसको हिट करता है, पक्षी को। तो एक एरो है और दूसरा पक्षी है, तो यहाँ पे दो ही चीज आपस में कांटेक्ट में हुआ ना, एक पहला एरो और दूसरा बर्ड यानी पक्षी। ये तीर छोड़ने वाला तो यहीं पे है ना, तो जब दो चीज आपस में कांटेक्ट में होगा तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, बाई का। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब यहां से क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें, है ना। मैं यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है, इनके लिए ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विद, ऑप्शन नंबर सेकंड है बाय। ये तीन क्वेश्चन है, आप खुद इसको बनाकर पहले एक बार देखें। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ही किल्ड अ लायन डैश अ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब अगर देखें तो इसका मतलब होता है तलवार। क्या होता है, तलवार। कहता है कि उसने लायन को, है ना, शेर को तलवार से मारा। तो आप सोच के देखें कि पहला एक मारने वाला व्यक्ति, दूसरा उसका हाथ में तलवार और तीसरा शेर। तो जब तीन ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में होगा तभी वो तलवार से मरेगा लायन। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, विद का। अब एक क्वेश्चन है, he killed an elephant dash a spear। तो यहाँ पे स्पीयर का मतलब देखें तो स्पीयर को हम लोग शुद्ध हिंदी में भाला कहते हैं। क्या कहते हैं, भाला। जैसे आप अगर महाभारत देखे होंगे, है ना, तो उसमें सम टाइम भाला को लोग फेंक कर भी चलाते हैं, है ना, फेंकते भी एक दूसरे पे जब मारना होता है, या कोई सामने आ रहा तो भाला उसको ऐसे भी मार देते हैं। तो कहें भाला को हम लोग दोनों कंडीशन में करते हैं, या तो कोई सामने व्यक्ति है तो उसको ऐसे भी मार दिए, कोई दूर में खड़ा तो उसको ऐसे चला कर फेंक के मार दिए। तो इस हम इस पे मतलब भाला को दो तरह से करते हैं। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन का हम यूज करें, तो इसमें दोनों हो सकता है। आप विद का भी यूज कर सकते हैं और बाय का भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राधा हिट अ स्नेक डैश अ स्टिक। अब राधा एक सांप को स्टिक से मारती है, तो हो सकता है ऐसे फेंक के भी मार सकती है, या हो सकता है सामने खड़ा होकर भी मार सकती है। तो इसमें दोनों टर्म्स कंडीशन हो सकते हैं, और जब दोनों टर्म्स कंडीशन है तो इसमें विद या बाय का भी यूज कर सकते हैं। विद का भी प्रयोग कर सकते हैं और बाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन डाउट आप देखें कहां होगा। ये था आपका बेसिक क्वेश्चन, डाउट देखिए कहां पे होगा। जैसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे लिखते हैं, आई राइट
डैश पेंसिल। एक क्वेश्चन है 7 नंबर, आई राइट अ पेंसिल। एक क्वेश्चन है 8 नंबर, आई राइट डैश इंक। अब इन दोनों क्वेश्चन के लिए आपके पास एग्जामिनर ये दो ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन आपके पास बाय का भी दे सकता है, ऑप्शन आपके पास विद का भी दे सकता है। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, अब किसका यूज करेंगे? तो अगर पेंसिल से लिखना है तो कहीं पे लिखेंगे, तीन ऑब्जेक्ट तो आपस में कांटेक्ट में होगा और वहां पे आप विद का यूज करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें हम इन का यूज कर रहे हैं। अब सुनने में लिखने में अटपटा लग रहा होगा, आई राइट इन पेंसिल, तो इसका मतलब पेंसिल में नहीं है, इसका मतलब पेंसिल से लिखते हैं। जब किसी पेंसिल के पहले या इंक के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं होता है, ए एंड द कोई भी आर्टिकल नहीं होता है, तो वहां पे इन प्रीपोजिशन फिक्स हो जाता है। और इन पेंसिल एक फ्रेज होता है, इन पेंसिल एक फ्रेज होता है जिसका मतलब ही होता है पेंसिल से लिखना। तो यहाँ पे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, ये एक्सेप्शन है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन हम 7th को देखें तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, लेकिन पेंसिल के पहले आर्टिकल ए दिया हुआ है। तो जब आर्टिकल ए होगा तो यहाँ पे मान लें कॉन्सेप्ट नॉर्मल है और यहाँ पे विद का यूज करेंगे, जैसा कि हम पेन के साथ किए थे। यहाँ पे भी देखें आर्टिकल है। तो ये जो टर्म्स कंडीशन है इन वाला जो एक्सेप्शन है, वो केवल इंक और पेंसिल के लिए माना जाता है। ये केवल इंक और पेंसिल के लिए माना जाता है और यहाँ पे हम इन का प्रयोग करें तब जब पेंसिल और इंक के पहले आर्टिकल लगा हुआ नहीं रहेगा, अदरवाइज बाकी सबके साथ नॉर्मल होगा। केवल ये दो क्वेश्चन ऐसे भी एक्सेप्शन माने जाते हैं और इसमें इन का प्रयोग बिल्कुल राइट माना जाता है। क्लियर है? अब 2-3 क्वेश्चन और देते हैं। सपोज यहाँ पे लिखना हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये, ही shoot a deer dash gun। एक क्वेश्चन है यहाँ 10 नंबर, he killed his duck diamond dash a gun। ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है विद और बाय। अब ये दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप देखें पहले, ये दोनों क्वेश्चन में क्या विभिन्नताएं हैं, क्या डिफरेंस है। He shoot a deer dash a gun, वह एक हिरन को बंदूक से मारता है। अब सपोज, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन और है, इसी में आगे इसको बढ़ाते हैं, but there is no bullet in it। अब ये दो क्वेश्चन है 9 और 10, यानी कि he shoot a deer a gun। अब मान लें, सपोज थोड़ी देर के लिए ऐसा सपोज कर लें कि डियर यहाँ पे होगा, हिरन यहाँ पे होगा, एक व्यक्ति है जो यहाँ से फायर करता है और बुलेट यहाँ से निकलता है और सीधे जाकर डियर को हिट करता है। तो एक डियर और दूसरा ये बुलेट, ये दो ही कांटेक्ट में है ना, ये गोली मारने वाला तो इसके साथ तो नहीं है, ये दो चीज यहाँ पे कांटेक्ट में है। और जब जो दो चीज कांटेक्ट में होता है तो यहाँ हम आपको बता चुके हैं बाय का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, कहता है he killed his duck diamond dash a gun but there is no bullet in it। कहता है डक डायमंड का मतलब अगर देखा जाए तो डक डायमंड को हम लोग ये
रोमन इंग्लिश है, इसको हम कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश है। ये अमेरिकन इंग्लिश में गर्लफ्रेंड को हम लोग डक डायमंड बोलते हैं, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो कहता है वो अपने गर्लफ्रेंड को बंदूक से मारता है, लेकिन वैसा बंदूक से मारता है जिसके अंदर गोली नहीं है। अब हम मान के चले कि सपोज एक व्यक्ति है जिसका बंदूक तो है लेकिन उसके अंदर बुलेट नहीं है, अपने गर्लफ्रेंड को मार रहा है, तो हो सकता है वो साथ में नहीं होगी और बंदूक से ही मार रहा होगा। ठीक है, तो एक पहला बंदूक गन और दूसरा मारने वाला, तीसरा जो मार खा रही है, तो तीन ऑब्जेक्ट टच में है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? विद का, क्योंकि इसमें बुलेट से तो नहीं मार रहा है ना, बुलेट से मारता तब बाई का यूज करते, इसके अंदर बुलेट है ही नहीं, वो गन से ही मार रहा है, तो इसके अंदर विद का यूज करेंगे हम। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को एक लॉजिकली तरीके से सोचें कि हाँ इसके अंदर कौन सा प्रीपोजिशन को हम फिक्स कर सकते हैं। तो सम टाइम अगर 12th बिहार बोर्ड में सम टाइम क्या होता है कि आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, कंपटीशन में ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, तो आप सभी ऑप्शन को पहले चेक करें कि किसके साथ कौन सा टर्म्स कंडीशन एप्लीकेबल होता है, उसके अनुसार इसके अंदर प्रीपोजिशन को फिट करें आप। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, विदाउट। यूज ऑफ विदाउट। विदाउट का यूज क्या होता है? तो विदाउट का अगर हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं के बिना, या उसके बिना, या उसको छोड़कर। अब देखें यहाँ पे विदाउट का यूज, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये है, ठीक है, मतलब इसका ये है कि हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते, या पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो पानी के बिना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? विदाउट वाटर। यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब है कि हमें विदाउट का यूज के बिना के अर्थ में करते हैं, के छोड़कर के अर्थ में करते हैं। जहां पे कोई चीज अनिवार्य हो जाता है उसको छोड़ के अगर हम बात करें तो वहां विदाउट का यूज करते हैं। क्लियर है? जैसे हम अगर ऐसे बोले वी कांट सर्वाइव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, विदाउट फ्रेश वाटर, फ्रेश एयर, विदाउट सनलाइट, तो हम उस केस में विदाउट का प्रयोग करते हैं। एक और इसी तरह से होता है जिसका हम बोलते हैं यूज ऑफ अलोंग। इसका मतलब होता है के साथ साथ। इसका ही मतलब क्या होता है? के साथ साथ। सभी एक जैसे मिलते जुलते हैं, इस वजह से सबको एक करके मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। सबका यूज अलग है, सबका टर्म्स ऑफ कंडीशन अलग है, तो आप हर एक को अलग अलग करके देखें। अलोंग का यूज हम उस स्थिति में करते हैं जहां पे कोई भी दो चीजें पैरेलल डायरेक्शन में होती है। इन केस ऑफ पैरेलल डायरेक्शन, जैसे अगर देखना हो, अगर यहां पे बोले देयर इज अ रेलवे ट्रैक डैश रिवर, देयर इज अ रेलवे ट्रैक डैश द रिवर, या इसको हम ऐसे लिखें देयर इज अ रोड डैश द रेलवे ट्रैक। सपोज ऐसे लिखा हो, तो यहां पे दो चीजें हैं, आप देखेंगे देयर इज अ रोड डैश द रेलवे ट्रैक, देयर इज अ रेलवे ट्रैक डैश द रिवर। इसमें दो चीज को आपको देखना है। हम अलोंग का यूज प्रयोग एक पैरेलल डायरेक्शन में करते हैं। जैसे कहने का मतलब इसमें यह है कि सपोज मान लें
एक रिवर है और इसके जस्ट बगल से एक रेलवे ट्रैक जा रही है ना, तो रिवर भी डायरेक्शन में है, रेलवे ट्रैक भी इस डायरेक्शन में है, या हो सकता है रिवर इस डायरेक्शन में हो, रेलवे ट्रैक भी इस डायरेक्शन में हो। तो क्या है, एक दूसरे के ये पैरेलल है, और जब कोई चीज एक दूसरे का पैरेलल होता है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, अलोंग का यूज करते हैं। मतलब इसका ये है कि जैसे नदी है उसी की जस्ट बगल में एक रेलवे ट्रैक गुजर रही है ना। तो कहने का मतलब दोनों का जब कोई चीज पैरेलल में हो, क्लियर है। अब जैसे हम क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं, देयर इज अ रोड डैश द रेलवे ट्रैक, है ना। अब मान लें, है ना, मान लें कि ये एक रोड है ना, मान लें क्या है, रोड है, और इसी के जस्ट बगल से आप देखेंगे होंगे समटाइम रोड के बगल से रेलवे ट्रैक गुजर रहा हो, यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक है। तो इसमें क्या है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और जब कोई चीज एक दूसरे के पैरेलल लंबी सीधी रेखा में जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलोंग का यूज करते हैं। यानी यहाँ पे अगर हमें बताना होगा तो क्या लिखेंगे, देयर इज अ रेलवे ट्रैक अलोंग द रिवर, क्या लिखेंगे, अलोंग द रिवर। मतलब क्या है कि नदी के किनारे किनारे एक रेलवे ट्रैक निकली है, या ऐसे लिखेंगे देयर इज अ रोड डैश द रेलवे ट्रैक, तो यहाँ पे लिखेंगे अलोंग द रेलवे ट्रैक, मतलब रोड के जस्ट बगल से एक रेलवे ट्रैक गुजरा है या निकली हुई है। तो आप अलोंग का यूज इस केस में कर सकते हैं। तो अगर सपोज हम ऐसे बोलेंगे, he walks every morning along the river, कहते उस प्रतिदिन सुबह सुबह नदी के किनारे टहलता है, यानी मतलब जैसे नदी है लंबी वैसे ही वो लंबा इधर से उधर टहलता है, तो पैरेलल डायरेक्शन में जाता है, और जब भी पैरेलल डायरेक्शन में जाने की बात होगी तो वहां पर हम अलोंग का यूज करेंगे, क्लियर है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, टुवर्ड्स, यूज ऑफ टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है के तरफ, के तरफ। कुछ क्वेश्चन है, देखो पहले यहाँ पे दोनों को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे एक और वर्ड होता है टू, दोनों का यूज थोड़ा सा मिलता जुलता है, इस वजह से दोनों को हम एक के साथ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। टू का मतलब देखो कहाँ क्या होता है, निश्चित जगह पर। जैसे यहाँ पे देखें, दो चीज हम बता रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, he goes to, या इसको ऐसे लिखते हैं, डैश कॉलेज, he goes dash the college। एक क्वेश्चन है, he went dash the movie hall या सिनेमा हॉल। ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देंगे। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर या के तरफ, लेकिन हम टू का यूज वहां करते हैं जहां पर कोई फिक्स्ड डेस्टिनेशन होता है, एक निर्धारित लक्ष्य होता है। सपोज हम ऐसे बोले, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूं। अब यहाँ पर टू का प्रयोग की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम घर से निकले तो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, अब स्कूल में, बीच में हमें कहीं नहीं जाना है, हमें कहाँ जाना, डायरेक्ट स्कूल में। तो जिस सेंटेंस में हम टू का प्रयोग करते हैं उस सेंटेंस का मतलब होता है कि एक निर्धारित लक्ष्य पे हमें पहुंचना है। जैसे आई गो टू मार्केट, अगर हम घर से निकले तो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, मार्केट जाएंगे। तो मैं घर से निकला, डायरेक्ट मार्केट गया, तो मार्केट हमारे लिए क्या निर्धारित लक्ष्य है। तो जहां पे भी फिक्स डेस्टिनेशन होता है, निर्धारित लक्ष्य होता है, उस केस हम टू का यूज करते हैं। और जहां पे निर्धारित लक्ष्य नहीं होता है, फिक्स डेस्टिनेशन नहीं होता है, केवल उस तरफ से गुजरना या उस तरफ जाना है, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, टुवर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखें,
he goes to school, he goes to the college। अगर यहाँ लिखे he goes towards the college, अब इन दोनों में फर्क क्या हो गया? towards। अब इसमें फर्क क्या हो गया? सपोज मान लें एक घर है, ठीक है, और यहां पे कॉलेज है, ठीक है। ये रास्ता है। अगर हम ऐसे बोलते हैं he goes to the college, इसका मतलब वो घर से निकला और डायरेक्ट कहां गया? कॉलेज गया। तो यहाँ पे टू का हम प्रयोग करेंगे। अब सपोज हम यहाँ पे ऐसे एक रास्ता दिया हुआ है और यहाँ पे सिनेमा हॉल है। अब he goes towards the movie hall। अगर towards का यूज करेंगे इसका मतलब इस रास्ते से आया तो था, स्कूल तरफ आया तो था, लेकिन वो कहां चला गया? मूवी हॉल चला गया। अगर यहाँ पे टू लिखते तो डायरेक्ट घर से निकलता कॉलेज में जाता, लेकिन वह घर से निकला तो कॉलेज तरफ गया तो, लेकिन कहां चला गया? वो मूवी हॉल चला गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ही वेंट। यहाँ पे टुवर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं और टू का ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है कि वो मूवी हॉल जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर फिक्स हो कि हाँ ही वेंट टू द मूवी हॉल, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। उसके तरफ गया है तो यहाँ पे टुवर्ड्स का यूज करेंगे। क्लियर है? तो टू और टुवर्ड्स में बेसिकली यही फर्क है। क्लियर है? सेकंड यूज देखते हैं। सेकेंड यूज में कुछ इसी सेंस में है, के तरफ के सेंस में। जैसे यहां पे एक केस टू है, केस टू है, केस टू ये है, जैसे क्वेश्चन इसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ही रेज हिज फिंगर मी। सेम क्वेश्चन यही है। ही रेज हिज फिंगर डैश अस। अब ये दो क्वेश्चन, दोनों को पहले समझने की कोशिश करें आप। अब ये दो क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास अगर सपोज दिया हो एग्जामिनेशंस के अंदर टुवर्ड्स और टू, ये दो ऑप्शन दिया हो, तो जहां पे हम किसी एक व्यक्ति के प्रति इंडिकेट करते हैं, किसी एक व्यक्ति को पॉइंट आउट करते हैं, किसी एक व्यक्ति को हम इशारा करते हैं, तो उस केस में हम टू का प्रयोग करते हैं। और जिस कंडीशन में हम बहुत सारे लोगों को इंडिकेट करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये नोटिस करते हैं, या बहुत सारे लोगों को हम पॉइंट आउट करते हैं या इशारा करते हैं, तो उस केस में हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें क्या है। He raised his finger dash me। मी का मतलब यहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति है, और जब एक ही व्यक्ति की बात करेंगे तो वहां पे टू का प्रयोग करेंगे। बोलो, He raised his finger towards us। उन्होंने हम लोगों की तरफ उंगली उठाई, या उसने मेरे पे उंगली उठाई। तो जब उसने मेरे पे उंगली उठाई, किसी एक व्यक्ति की बात करेंगे तो वहां पर टू का प्रयोग करेंगे। उसने हम लोगों की तरफ उंगली उठाई तो हम लोगों में दो से अधिक हो जाएंगे, तो वहां पे हम क्या करेंगे? टुवर्ड्स का यूज करेंगे। तो टू और टुवर्ड्स का बेसिकली डिफरेंस, और टू और टुवर्ड्स का बेसिकली यूजेस यही है कि टू का प्रयोग हम फिक्स डेस्टिनेशन में करते हैं और टुवर्ड्स का प्रयोग फिक्स डेस्टिनेशन में नहीं करते हैं। जहां पे निर्धारित लक्ष्य हो वहां पे टू का प्रयोग करेंगे, और जहां पे निर्धारित लक्ष्य नहीं हो, उसके तरफ जाना हो, के तरफ जाना हो, तो वहां पे टुवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। जहां पे किसी एक व्यक्ति को पॉइंट आउट करना हो, किसी एक व्यक्ति को चिन्हित करना हो, तो वहां पे टू का, और जहां पे बहुत सारे व्यक्ति को चिन्हित करना हो वहां पे टुवर्ड्स का। क्लियर है?
तो अभी हम देख क्या रहे हैं, अभी 3-4 प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि किस कंडीशन में किसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, विद रीजन हम बात किए हैं, है ना। एक केस और मैं हल्का बताने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन को प्रोस को मैं डिस्कस करूंगा, उस पहले क्वेश्चन को एक देखें अब ध्यान से। एक क्वेश्चन ये है, अगर लिखें देयर इज a small cottage dash the sea, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आई थिंक एलडीसी के आपको 2013 के सेट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। मैं लिख कर आप देख भी सकते हैं कि एलडीसी 2013 के सेट में ये क्वेश्चन मिलेगा, देयर इज अ स्मॉल कॉटेज डैश द सी, और वहां पे ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट था उसका बाय, ऑप्शन नंबर सेकंड था इसका अलोंग, ऑप्शन नंबर सी बिसाइड, ऑप्शन नंबर डी था बाय अलोंग बिसाइड, एक और हम लिख देते हैं अबाउट, अबाउट, ठीक है। अब ये 3-4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, आप इसको सोच कर देखें कि इसके अंदर क्या फिलअप हो सकता है। देयर इज अ स्मॉल कॉटेज डैश द सी, अब इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सपोज मान ले एक समुद्र है, ये अथाह सागर है, समुद्र है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब हम देखते हैं क्या, सपोज कहता है कि देयर इज स्मॉल कॉटेज, बिसाइड का मतलब क्या होता है, पहले हम यहां से देखते हैं, डी नंबर ऑप्शन चलते हैं। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है 3 केस में होता है। अबाउट का मतलब ए बारे में भी होता है, अबाउट का मतलब लगभग के केस में भी होता है, और अबाउट का यूज हम लोग क्या करते हैं, चारों तरफ के भी केस में यूज करते हैं। अगर सपोज यहाँ पे हम अबाउट का यूज करते हैं तो अबाउट का पहला यूज क्या होता है, लगभग, दूसरा यूज क्या होता है, के चारों तरफ, तीसरा यूज क्या होता है, के बारे में। तो यहाँ पे तीनों में से कुछ भी फिक्स नहीं हो पा रहा है, ये इसका कोई भी इसका मीनिंग यहाँ पे निकल नहीं पा रहा है। अब हम इसको देखते हैं बिसाइड को, तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में। अब मान लीजिए समुद्र है, सी है, और सी के बगल में यहाँ पे हम कॉटेज, छोटा सा झोपड़ी है, कॉटेज का मतलब झोपड़ी, एक छोटा सा झोपड़ी है, घर है, तो समुद्र के जस्ट बगल में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में, और बिसाइड जहां भी प्रयोग करते हैं वो बगल के ही अर्थ में करते हैं। तो समुद्र के बगल में तो छोटा सा घर नहीं हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। हम बात करते हैं लॉन्ग का, तो लॉन्ग का यूज वहां करते जहां पे कोई चीज पैरेलल हो। अब समुद्र है और घर, दोनों पैरेलल तो नहीं हो सकता है, समुद्र लेकिन छोटा सा घर है तो पैरेलल नहीं हो सकता है। अब हम यहाँ पे ऑप्शन है बाय, तो बाय का यूज होता है, बाय का मतलब क्या होता है, किनारे, या बाय का मतलब क्या होता है, नजदीक। तो ये समुद्र है और समुद्र के नजदीक कहीं पे भी घर हो सकता है, कहीं भी छोटा सा झोपड़ी हो सकता है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे, यानी कि देयर इज अ स्मॉल कॉटेज बाय द सी, मतलब क्या है, समुद्र के किनारे, समुद्र के नजदीक या समुद्र के किनारे क्या है, एक छोटा सा झोपड़ी। तो आप हर एक क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज सेट करके देखें और ऑप्शन पे उसको क्वेश्चन तरीका बनाने की कोशिश करें, तो आपको कहीं ना कहीं का रीजन और लॉजिक पता चल जाएगा, उसमें तुक्का मारने से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर है? तो आप पहले इतना रिवाइज करें, इसके बाद हम फिर प्रीपोजिशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये प्रीपोजिशन थोड़ा लेंथी चैप्टर होता है, लंबा चैप्टर होता है, तो इसमें समय लगेगा। अभी तो स्टार्टिंग में हम बेसिक चल रहे हैं, इसको बहुत सारे प्रीपोजिशन में पढ़ना बाकी है। क्लियर है? फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक आप इसको रिवाइज करें, देखें, जहां समझ में नहीं आता आप कमेंट करें, किसी भी क्वेश्चन से आप, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन बनाएं, जहां प्रॉब्लम होता है आप जरूर कमेंट करें, है ना।
ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।